क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान छिपा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बुक डोस्ट और आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1। कोई क्या है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका उनके जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां हमेशा पैसे की कमी रही, तो आपके लिए बचत करना सबसे जरूरी चीज होगी। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं देखी, तो वह शायद खर्च करने में ज्यादा सहज होगा। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो बहुत खर्च करता है, तो आप उसे शायद पागल कहेंगे, लेकिन असल में वह अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा कर रहा है। हाउसेल हमें यह भी बताते हैं कि हम अक्सर दूसरों के फैसलों को गलत मानते हैं क्योंकि उनके अनुभव हमारे जैसे नहीं होते। लेकिन दोस्तों, पैसा संभालने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। हर किसी का तरीका उनके जीवन पर आधारित होता है। एक और दिलचस्प बात, हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। जैसे अगर कोई महंगी कार चलाता है तो हमें लगता है कि वह अमीर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है उसने कर्ज लेकर वह कार खरीदी हो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पैसे के मामले में हर इंसान अपनी जगह सही होता है, क्योंकि उनकी सोच उनके अनुभवों से बनी होती है। हमें दूसरों को जज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार। आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 2, लक और रिस्क। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी मेहनत के बावजूद भी असफल रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है या इसमें कुछ और भी है? चलिए, इस अध्याय में हम इसी पर चर्चा करते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के मामले में किस्मत और जोखिम दोनों का बड़ा रोल होता है। कभी कभी हम अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं, लेकिन असल में इसमें किस्मत का भी हाथ होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी स्टार्टअप में निवेश किया और वह सफल हो गया। आप सोचेंगे कि यह आपकी समझदारी थी, लेकिन अगर वही स्टार्टअप फेल हो जाता, तो क्या आप उसे अपनी गलती मानते? हाउसेल हमें यह समझाते हैं कि हमें अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी मेहनत का नतीजा मानकर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही अपनी असफलता को पूरी तरह से अपनी गलती मानना चाहिए। कभी कभी हम अपने फैसलों से ज्यादा अपने हालात पर निर्भर होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक नया बिजनेस शुरू किया। अगर उस बिजनेस का समय अच्छा रहा तो वह सफल हो जाएगा, लेकिन अगर बाजार में कोई समस्या आ गई तो वह असफल हो सकता है। यहां पर हाउसेल एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हमेशा याद रखें, किस्मत और जोखिम दोनों ही आपके वित्तीय सफर का हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता और असफलता में केवल हमारी मेहनत नहीं होती, बल्कि किस्मत और जोखिम भी एक बड़ा हिस्सा निभाते हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पैसे कमाते हैं तो हम हमेशा और ज्यादा क्यों चाहते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़पति बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अरबपति बनने की दौड़ में लग जाते हैं? यही सवाल मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में उठाते हैं। हाउसेल बताते हैं कि पैसे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कई बार लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वे इसे क्यों कमा रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने करियर में बहुत मेहनत की और करोड़पति बन गए। अब आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर, कार और आरामदायक जिंदगी। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं, क्या मुझे अरबपति बनना चाहिए? और अगर आप अरबपति बन जाते हैं तो क्या आप ट्रिलियनियर बनने की सोचेंगे? यहां पर हाउसेल का मुख्य संदेश है कि हमें अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करनी चाहिए। अगर हम हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो खुशी कभी हमारे पास नहीं आएगी।
होसेल यह भी बताते हैं कि जब हम दूसरों को देखते हैं जो हमारे से ज्यादा अमीर हैं, तो हम अपनी स्थिति को कमतर समझने लगते हैं। यह हमें और अधिक पाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इससे कभी संतोष नहीं मिलता। एक दिलचस्प कहानी इस अध्याय में दी गई है। एक बार दो दोस्तों ने एक पार्टी में हिस्सा लिया, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मौजूद था। उनमें से एक दोस्त ने कहा, उस आदमी के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। इस अध्याय का सार यह है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ है उसे सराहें और समझें कि हमें कितनी जरूरत है। पैसे की दौड़ में भागते रहने से बेहतर है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और संतोष प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे का पीछा करने से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में संतोष पाना। चौथा अध्याय, कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, पैसा कमाने का असली जादू कंपाउंडिंग में छिपा है। मॉर्गन हाउसेल इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये निवेश किए और उस पर सालाना 10% रिटर्न मिलता है। पहले साल आपके पास 1100 रुपये होंगे, दूसरे साल 1110 रुपये। लेकिन अगर यही निवेश 50 साल तक चलता रहे तो वह 1 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकता है। इस अध्याय में होसेल बताते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज कंपाउंडिंग को समय देना है। जितना लंबा समय देंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पैसा बनाने के लिए धैर्य और लंबी अवधि की सोच जरूरी है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, अमीर बनना आसान हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना एक चुनौती है। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में हमें बताते हैं कि पैसे कमाने के लिए जो गुण चाहिए वे हमेशा पैसे को बनाए रखने के लिए काम नहीं करते। मान लीजिए आपने शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाया, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते तो आप उसे जल्दी ही खो सकते हैं। होसेल का कहना है कि अमीर बने रहने के लिए धैर्य, समझदारी और जोखिम का सही आकलन करना जरूरी है। कई लोग जल्दी पैसा कमाने की चाह में गलत फैसले लेते हैं और अंत में सब कुछ खो देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं है। हमें अपनी दौलत को बनाए रखने के लिए समझदारी से काम करना चाहिए। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि जीवन में कई बार छोटे छोटे फैसले बड़े बदलाव ला सकते हैं। टेल्स यू विन का मतलब है कि कभी कभी एक ही सही फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी स्टार्टअप में निवेश किया और वह सफल हो गया। उस एक निवेश ने आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को बदल दिया। लेकिन अगर आप उस निवेश को नहीं करते तो आप शायद आज यहां नहीं होते। हाउसेल का कहना है कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन अवसरों पर निर्भर करता है जो हमें मिलते हैं और हम उन्हें कैसे लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमें अपने फैसले लेने में सतर्क रहना चाहिए। इस अध्याय का सार यह है कि कभी कभी एक सही फैसला या एक अच्छा मौका हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए हमें अपने अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 7, फ्रीडम। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि असली धन वह है जो हमें आजादी देता है। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आज आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप काम पर जाना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, यही आजादी असली धन है। हाउसेल का कहना है कि आज के समय में भले ही हम पहले से ज्यादा अमीर हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अपने समय का नियंत्रण कम होता जा रहा है। काम की मांगें बढ़ रही हैं और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि पैसे का असली मूल्य तब समझ में आता है जब वह हमें अपनी पसंद के अनुसार जीने की आजादी देता है।
चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत करते हैं जिसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा जाता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि हम अक्सर अपनी चीजें जैसे महंगी कारें या ब्रांडेड कपड़े दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन असलियत यह है कि लोग हमारी चीजों से ज्यादा खुद को देखते हैं। जब आप एक शानदार कार चलाते हैं तो लोग आपको देखकर यह नहीं सोचते कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि वे सोचते हैं काश मैं भी ऐसी कार चला पाता। इसका मतलब यह है कि वे आपकी स्थिति की बजाय अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपनी चीजों को दिखाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन असल में हम खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों के सामने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी खुद को संतुष्ट करने में है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझना चाहिए। क्या हम सच में उन चीजों को चाहते हैं या सिर्फ दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए? इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली धन वह है जो हमें खुशी और संतोष देता है, न कि वह जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होता है। चैप्टर 9 धन है क्या यू डोंट सी। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। जब हम किसी की महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े देखते हैं तो हमें लगता है कि वह व्यक्ति अमीर है, लेकिन असली दौलत वह होती है जो बचाई जाती है, न कि वह जो खर्च की जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है ताकि वह दूसरों को प्रभावित कर सके, तो वह शायद अमीर दिखेगा, लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है और अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाता है, वह भले ही अमीर न दिखे, लेकिन उसकी असली दौलत मजबूत होगी। हाउसेल कहते हैं कि दौलत का मतलब यह नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप कितना बचाते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने पैसे को दिखाने के बजाय उसे समझदारी से संभालना चाहिए। दौलत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यह आपके वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता का आधार होती है। चैप्टर 10 सेव मनी। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि पैसा बचाना कितना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन हाउसेल कहते हैं कि पैसा बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाउसेल बताते हैं कि पैसा बचाना सिर्फ आपकी आमदनी पर निर्भर नहीं करता, यह आपकी आदतों और जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। अगर आप कम कमाते हैं लेकिन समझदारी से खर्च करते हैं और बचत करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। वहीं अगर आप ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिजूल खर्ची करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि पैसा बचाना एक आदत है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। यह हमारी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लिए जरूरी है। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, बचत करना हमेशा फायदेमंद होता है। चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें यह समझाते हैं कि वित्तीय निर्णय लेते समय तार्किक रैशनल होने की बजाय सामान्य रीजनेबल होना अधिक महत्वपूर्ण है। हाउसेल का तर्क है कि जब हम पैसे के मामलों में पूरी तरह से तार्किक बनने की कोशिश करते हैं तो यह अक्सर हमें थका देता है और हमें अपने निर्णयों से दूर कर सकता है। इसके बजाय यदि हम सामान्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रह सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हाउसेल बताते हैं कि बाजार में निवेश करने के ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में पैसे कमाने की संभावना 50% होती है, जबकि एक साल में यह 68% और 10 साल में 88% हो जाती है। मतलब यह है कि यदि आप लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हाउसेल यह भी बताते हैं कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय गलती के लिए जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें उन अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है
जो जीवन में हमेशा मौजूद रहती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में संतुलन और व्यावहारिकता लानी चाहिए। सही दृष्टिकोण के साथ हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें यह बताते हैं कि वित्तीय भविष्यवाणियां वे हमेशा सही नहीं होती। सरप्राइज का मतलब है कि अनपेक्षित घटनाएं अक्सर होती हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाउसेल का कहना है कि इतिहास से सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर समय वही पैटर्न नहीं दोहराए जाते। जब हम भविष्य की योजना बनाते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ चीजें पहले कभी नहीं हुई हो सकती है। वित्तीय निर्णय लेते समय हमें अज्ञात जोखिमों को स्वीकार करना चाहिए। हाउसेल यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने निवेशों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, यानी ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें अनपेक्षित घटनाओं के लिए जगह हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें भविष्य की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना चाहिए और अपने वित्तीय निर्णयों में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। जब हम तैयार होते हैं तो हम उन आश्चर्यजनक परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो हमारे रास्ते में आ सकती है। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें रूम फॉर एरर या गलती के लिए जगह के महत्व के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम यह मान लें कि हमारी योजना उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगी। हाउसेल का तर्क है कि हमें अपने वित्तीय योजनाओं में एक बफर बनाना चाहिए जो हमें विभिन्न संभावित परिणामों को सहन करने की अनुमति देता है। यह बफर हमें आर्थिक कठिनाइयों के समय में टिके रहने और अप्रत्याशित अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, हाउसेल अपने भविष्य के रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय हमेशा ऐतिहासिक औसत से 13% कम मानते हैं। इससे उन्हें अधिक बचत करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। वह यह भी बताते हैं कि लेवरेज, उधारी, एक खतरनाक चीज है जो हमें वित्तीय संकट में डाल सकती है। जब हम उधारी लेते हैं तो हम जोखिम को बढ़ाते हैं और यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। हाउसेल सलाह देते हैं कि हमें सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेल्योर से बचना चाहिए, यानी ऐसी स्थितियां जहां कई चीजें एक ही चीज पर निर्भर करती है। यदि वह चीज विफल हो जाती है तो हम गंभीर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में गलती के लिए जगह बनानी चाहिए ताकि हम अनपेक्षित घटनाओं का सामना कर सके और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रख सके। चैप्टर 14 तुम बदलोगे। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी इच्छाएं और लक्ष्य समय के साथ बदलते हैं। तुम बदलोगे का मतलब है कि हम अपने भविष्य को सही तरीके से नहीं समझ पाते। हाउसेल बताते हैं कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे हमेशा एक ही तरह के व्यक्ति रहेंगे, लेकिन असल में हम सभी समय के साथ विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम युवा होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कभी बच्चे नहीं चाहिए होंगे या हमें बड़े घर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ सालों बाद हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। यह एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहलाता है। हम अपने अतीत में कितनी बार बदले हैं यह तो समझते हैं, लेकिन भविष्य में कितनी बार बदलेंगे इसका आकलन करना मुश्किल होता है। हाउसेल सलाह देते हैं कि जब हम दीर्घकालिक वित्तीय योजनाएं बनाते हैं तो हमें इस बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए। हमें चरम सीमाओं से बचना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय समय पर पुनः मूल्यांकन करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हम बदलेंगे। जब हम अपने भविष्य के प्रति लचीले रहते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और भविष्य में पछताने से बच सकते हैं। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें यह समझाते हैं कि निवेश करने का कोई भी विकल्प बिना कीमत चुकाए नहीं होता। नथिंग्स फ्री का मतलब है कि हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम और असुविधा जुड़ी होती है।
हाउसेल कहते हैं कि जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप कुछ कीमत चुका रहे हैं, चाहे वह अस्थिरता हो या खराब निवेश के कारण होने वाले नुकसान। यह जरूरी है कि हम इन नुकसानों को एक प्रकार की फीस के रूप में देखें जो हमें इस सिस्टम में भाग लेने के लिए चुकानी होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें निवेश करते समय कीमतों को ध्यान में रखना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हर लाभ के पीछे एक कीमत होती है। चैप्टर 16 यू एंड मी। इस अध्याय में हाउसेल यह बताते हैं कि सभी को एक ही तरह की वित्तीय सलाह का पालन नहीं करना चाहिए। यू एंड मी का मतलब है कि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। हाउसेल का कहना है कि बाजार में बुलबुले तब बनते हैं जब कुछ निवेशक दूसरों के खेल का फायदा उठाते हैं। यदि आप दिन प्रतिदिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी रणनीति उन लोगों से अलग होनी चाहिए जो दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें अपनी व्यक्तिगत वित्तीय रणनीतियों को अपने लक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस अध्याय में हाउसेल बताते हैं कि नकारात्मकता अक्सर सकारात्मकता से अधिक आकर्षक होती है। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म का मतलब है कि लोग बुरे हालातों और संभावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हाउसेल का तर्क है कि नकारात्मक समाचार और घटनाएं अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं क्योंकि वे सभी को प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत सकारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें नकारात्मकता के आकर्षण से बचना चाहिए और सकारात्मक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चैप्टर 18 व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। इस अध्याय में हाउसेल चर्चा करते हैं कि जब हम किसी चीज को सच मानने की इच्छा रखते हैं तो हम उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग का मतलब है कि हमारी इच्छाएं हमारी सोच को प्रभावित कर सकती है। हाउसेल बताते हैं कि पत्रकारिता अक्सर इस प्रवृत्ति का लाभ उठाती है क्योंकि हम अपनी अधूरी जानकारी को पूरी करने के लिए कहानियां बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास सीमित जानकारी होती है और हमें हमेशा संदेह में रहना चाहिए। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें अपने विश्वासों को चुनौती देने और तथ्यों की जांच करने की आदत डालनी चाहिए। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस अंतिम अध्याय में हाउसेल अब तक की सभी महत्वपूर्ण बातों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। ऑल टुगेदर नाउ का मतलब है कि वित्तीय ज्ञान को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि पैसे का प्रबंधन एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें हर किसी के अनुभव अलग होते हैं। वह सलाह देते हैं कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखते रहना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सभी वित्तीय सिद्धांतों को एक साथ लाना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सके। चैप्टर 20 कन्फेशंस। इस अंतिम अध्याय में मॉर्गन हाउसेल अपनी व्यक्तिगत फाइनेंशियल जर्नी पर विचार करते हैं और ऐसे अनुभव साझा करते हैं जो पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। वह बताते हैं कि फाइनेंशियल फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत होते हैं और यह हर व्यक्ति के अनुभव, प्राथमिकताओं और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। हाउसेल यह स्वीकार करते हैं कि फाइनेंशियल सफलता का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि सही हो। वह अपने फैसलों का उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने मानसिक शांति को प्राथमिकता दी बजाय सिर्फ अधिक से अधिक रिटर्न पाने के। यह दिखाता है कि पैसे के फैसले आपके जीवन की खुशी और संतुलन के साथ जुड़े होने चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि दूसरों की सलाह को बिना अपनी स्थिति को समझे अपनाना सही नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए। असली लक्ष्य यह है कि पैसे को एक ऐसा टूल बनाए जो आपके जीवन को बेहतर और संतोषजनक बनाए। दोस्तों, जैसे ही आप इस किताब को खत्म करते हैं, याद रखें
कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह आपकी है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आप अपनी पहचान बनाते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है, चाहे वह बचत करना हो, निवेश करना हो या पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझना हो। आपके द्वारा आज किए गए निर्णय कल आपके जीवन को आकार देंगे। तो उठिए, अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाइए। इस यात्रा में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती आपको मजबूत बनाएगी। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अपनाई और एक ऐसा जीवन बनाए जो न केवल सफल हो, बल्कि आपके लिए अर्थपूर्ण भी हो। याद रखें, शुरुआत करने का समय अब है। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है।